Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चे सब ठीक ठाक हैं, सब स्वस्थ हैं, मज़े में हैं सब कोई। कोशिश कीजिए मज़े में रहने का और तत्काल आप लोग जो ये ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था है उसको फॉलो करने का कोशिश करें। इसको मन से फॉलो करें, दिल से फॉलो करें, जुगाड़ करके फॉलो करें, लेकिन फॉलो करें, क्योंकि बहुत तेज़ी से अभी आपको ऑफलाइन क्लास का मज़ा शहरी क्षेत्र में संभव नहीं है। थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। जो माहौल बना था जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। शासन और टीचर्स ग्रुप के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण थोड़ा डिले हो रही है। प्रशासन हम लोगों को खुली छूट नहीं दे रही है और जब तक खुली छूट नहीं होगी तो धड़ल्ले से ऑफलाइन क्लास नहीं चल सकता है। जो डर है, जो परिस्थिति बनते जा रहा है, सरकार की ओर से यहाँ के लोकल प्रशासन को कोई डायरेक्शन नहीं है थोड़ा छूट दिया जाए एजुकेशन सेक्टर में। तो देखते हैं, तो हम लोगों का जो पिछले क्लास में पिछले दिन टीचर्स ग्रुप का जो पीटीए का जो मीटिंग हुई थी उसमें थोड़ा सा वेट करने का डिसीजन लिया गया है। सभी बच्चे अपने अपने स्थान को सुरक्षित कर लें। जहाँ भी जो रहते हैं वो अच्छे जगह से सेट कर लीजिए और आगे का पढ़ाई के लिए वेट करें। ऑनलाइन क्लास आपको दिया जा रहा है, आप ऑनेस्टली ईमानदारी से उसका पालन करें और जो भी डायरेक्शन आपको मिलता है, जितना चीज़ आपको बताया जाता है ऑनलाइन क्लास में, उसको फेयर करते जाइए और उसको रिपीट करते जाइए। आपके पास काफ़ी स्टॉक है स्टडी करने का। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोगों का टॉपिक अभी चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक में चल रहा था। आपको देखेंगे कुछ लोगों को टॉपिक में डिस्कशन हो में कन्फ्यूजन होगा। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को मैं एक साथ रख रहा हूँ और सेकेंड चैप्टर की जगह पर मैंने कहा आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता देंगे। जो वेक्टर एनालिसिस और मैथमेटिकल टूल्स है उसको वहाँ पर रखेंगे। इसलिए हम लोग सेकेंड और फर्स्ट को एक साथ बोलते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर बोलता हूँ। तो उसमें से डायमेंशन पर चर्चा हो रही है। उस डायमेंशन में कुछ बातों पर चर्चा पिछले 2 क्लास में हो चुकी थी। आज ये थर्ड डे है जहाँ पर डायमेंशन से रिलेटेड चर्चा हो रही है। तो पिछले क्लास में आपने जितने बच्चों ने कल क्लास को देखा होगा उसमें उस लोगों ने देखा होगा कि आपको बताया गया था, लास्ट में जाके आवेश चार्ज का डायमेंशन बताया गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म का डिस्कशन का बेस हो जाएगा तुम्हारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। इन दोनों का डायमेंशन आपने देख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि में उसको रखा गया है। इसका डायमेंशन आपने देखा था आई और ए होता है। और उसके बाद सेकेंड टर्म आपके सामने मैंने लाया था चार्ज, आवेश, जिसका डायमेंशन आपको पिछले क्लास में दिखाया था आई टी और ए टी। तो
ये दो टर्म यदि जान लिए तो चार्ज से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड जो कुछ और फंडामेंटल और भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूज लाइफ में बार बार होता है, हमेशा होता है, उस कॉमन टर्म को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा, आपको ऑनेस्टली उसको फॉलो करना है और फिर जवाब भी देना है। तो तैयार हैं आप लोग जवाब देने के लिए? तैयार हैं आप लोग जवाब देने के लिए? एकदम कन्फर्म, एकदम पूरी एनर्जी के साथ तैयार हैं? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बातों को सीखते हैं। तैयार है सीखने के लिए आप लोग? एकदम तैयार हो जाइए। तो पिछले क्लास में दो चीजें आपको याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला नंबर में इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल सिंबल आपको कहा गया है, दो बातें, आई और ए, ये दो बातें आपको याद रखना है। दूसरा बात आपको याद रखना है चार्ज, हिंदी में इसको कहते हैं आवेश। आवेश चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला इसको हिंदी में कहते हैं बीमीय सूत्र। वो क्या याद रखना है? आई टी या ए टी, ये आपको याद रखना है। तो मैंने देख लिया कि आपको बच्चों को ये दो चीज़ याद है। इलेक्ट्रिक करंट का हिंदी क्या होता है? विद्युत धारा। सारे बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा है, इस टर्म से जान पहचान बहुत अच्छा से है आप लोगों को। तो ये दो टर्म का, इसका डायमेंशन सिंबल, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ 7 में से एक ये भी है, और उसके बाद ये चार्ज तुम्हारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हुआ, व्युत्पन्न भौतिक राशि हुआ, जिसका डायमेंशन आपको ये याद रखना है। ये दो याद रख लीजिए, तब करंट चैप्टर से रिलेटेड जितना भी टर्म आगे पढ़ेंगे वो सब आपको याद रहेगा और आप फटाफट आप लिख पाएंगे। तो मैं आपको फार्मूला लिखते जाऊंगा, आपको फटाफट डायमेंशन फार्मूला लिख के बताना है। तो चलिए, आपके सामने न्यू टर्म है जिसको हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे। अब आप बच्चों देखो, यहाँ से आगे बढ़ो। डायमेंशन फार्मूला में से आपको देखना है आज के क्लास में पहला नंबर में देखिएगा, विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का हमें लिखना है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला लिखना है विद्युत विभव का। ये टर्म आपके सामने आ गया, अब आपको जवाब देना है, सोचना है, विचार करना है। तो इस शब्द को आप सारे बच्चे, जितने बच्चों ने 10th क्लास को ईमानदारी से पढ़कर पास किया है, सारे बच्चों को ये टर्म जानकारी है, इस टर्म से मुलाकात हुई है, इस टर्म को आप लोग पहचान रहे हो। विद्युत विभव है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? तो आप लोगों ने अपने लाइफ में देखा होगा कि चार्ज को इन्फिनिटी से, अनंत से
किसी निश्चित बिंदु तक लाया जाता है। अनंत किसको बोलेंगे सर, निश्चित बिंदु किसको बोलेंगे सर, ये बात माइंड में आपको आ जाना चाहिए। जैसे इस लोकेशन में आपका थर्मल पावर स्टेशन जो है वो है आपका कहलगांव, जहां पर विद्युत को उत्पन्न किया जाता है और वो आपके मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक भेजा जाता है। तो वहाँ से, तो वहाँ को जहाँ पर से उसको उत्पन्न करके भेजा जाता है वहाँ को कहेंगे हम लोग इन्फिनिटी, अनंत। और आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर है वह एक निश्चित बिंदु हुआ, वो निश्चित जगह पर फिक्स्ड है, तो वहाँ से चार्ज को, आवेश को लाया जाता है ट्रांसफार्मर तक। तो इन्फिनिटी से ट्रांसफार्मर तक मतलब निश्चित बिंदु तक चार्ज को लाने में कुछ वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। किसी भी वस्तु को यदि खिसकाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से किसी निश्चित बिंदु तक, तो भी वहाँ भी कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग सपोज कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको एट इन्फिनिटी बोलेंगे। यहाँ पर से चार्ज, टोटल चार्ज आपका जो है वो प्लस क्यू है, और वहाँ से उसको किसी निश्चित बिंदु तक, बिंदु ए मान लेते हैं, ये निश्चित बिंदु है, इस चार्ज को लाया जा रहा है। तो वहाँ से इसको यहाँ पर लाने में जो टोटल वर्क होता है, वो वर्क कार्य जो होता है उसको आप मान लीजिए W जूल होता है। W जूल आपका कार्य होता है, ऐसा आप सोच लोगे। तो W जूल कार्य होता है, तो ऐसा मैं माना, सपोज किया कि इन्फिनिटी पर टोटल चार्ज है प्लस क्यू, वहाँ से अपने मोहल्ले में चार्ज को लाया जाता है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग को देखना है, समझना है कि ये जो है आपका ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारा जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ पर चार्ज को लाया जाता है। तो सभी चार्ज को लाने में जो वर्क होता है उसको पोटेंशियल नहीं कहेंगे। यूनिट चार्ज को, इकाई धन आवेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो कार्य होता है उसको हम लोग कहते हैं, उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर सोचें कि सर टोटल चार्ज प्लस क्यू कूलम है को इन्फिनिटी से फिक्स्ड पॉइंट ए तक लाने में कुल कार्य, टोटल वर्क, कुल कार्य, टोटल वर्क W जूल होता है। तो सर हम बच्चे लोग को सोचेंगे +1 कूलम को, +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट तक लाने में कार्य जो बोलेंगे, आप लोग सारे बच्चे बोलोगे W/Q। अब आप सोचो, ये जो W/Q आपको मिला, ये W/Q क्या हुआ? ये हुआ 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया कार्य हुआ W/Q। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एकांक धन आवेश को लाने में जो कार्य हुआ उसी को कहेंगे उस बिंदु पर विद्युत विभव। और इस बिंदु पर तब विभव कितना होगा ये जानना है। तो विभव V बराबर, पोटेंशियल V बराबर आपका हो जाएगा W/Q। आइए गौर से हम लोग इसको जैसा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे गौर से क्या संभावना है, तब आप कह दोगे पॉइंट ए पर
विद्युत विभव, पॉइंट ए पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिर्फ शॉर्टकट में हम लोग पोटेंशियल बोल के काम चला लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कितना होगा, तो हम बच्चों का जवाब होगा, सिंबल होगा विभव का V बराबर W/Q। वर्ड में इसको लिखें W को तो कहेंगे हिंदी में इसको कार्य, इंग्लिश में कहेंगे वर्क। W/Q है तुम्हारा आवेश, चार्ज है। तो पॉइंट ए पर विद्युत विभव V बराबर कार्य बटे आवेश, वर्क बाय चार्ज हो गया आपका। अब प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ देखते हैं गौर से, क्या देखते हैं, गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या संभावना है। तो कहता है डायमेंशनल फार्मूला, या हम लोग ऐसे बोलते हैं, अब शॉर्ट में खाली विभव बोल देंगे तो हो जाएगा। विद्युत विभव पूरा लिख सकते हो आप, विद्युत विभव का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वर्क और आवेश है। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/2T-2, और आवेश का डायमेंशनल फार्मूला आपने देखा IT, और AT भी लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, M अपने जगह पर रहेगा, L भी अपने जगह पर रहेगा, T देखते हैं नीचे में भी है ऊपर में भी है, नीचे वाला T पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा T पावर -3 हो जाएगा, और I ऊपर जाएगा, I पावर -1 हो जाएगा। तो हमें भी पता है कि आप लोगों ने जवाब दिया होगा, कुछ लोगों ने जवाब दिया नहीं भाई, क्या क्या जवाब दे दिए हैं। हाँ, कल बच्चे देखे, मैंने होमवर्क भेजने का कोशिश किया था, भेजा भी था, लेकिन हमने जिस PDF को भेजना था उसको नहीं भेज के दूसरे को भेज दिया, मेरे से मिस्टेक हो गया। तो चुके कल दिन भर अस्त व्यस्त थे, हड़बड़ में शाम में आए तो PDF भेजना था, कौन भेज दिया मैंने, कौन, हमको लगा भेज के हम स्थिर हो गए। जब सुबह सुबह खुद अपना PDF खोला तो देखा नहीं खुला। चलो कोई बात नहीं, होमवर्क तो मैं देने को कोशिश किया था, लेकिन सही अरेंजमेंट नहीं हो पाया, उल्टा पुल्टा हो गया। चलिए आप लोग जोर लगाइएगा गंभीर से, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, होमवर्क भेजूंगा अच्छा से। तो आप लोग अभी जवाब दीजिए जल्दी से, जो भी बच्चे जुड़े हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, जल्दी लिख के बताइए आप लोग। तो आप लोगों का अनुसार भी यही जवाब था, ये जवाब था तो सही था, नहीं तो उसको आई स्मॉल नहीं लिखिएगा, कैपिटल आई लिखने की कोशिश कीजिए, ढंग से हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ें। तो आप लोगों ने देख लिया, ये हुआ डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे विभव। अब देखोगे गौर से, ये विद्युत विभव था, इसी तरह से जुड़ा हुआ एक शब्द और यूज होगा आपको ग्रेविटेशन टॉपिक में, और वो होता है गुरुत्वीय विभव। यहाँ पर हुआ आपका इलेक्ट्रिक विद्युत विभव, वहाँ होता है गुरुत्वीय विभव। विभव शब्द इलेक्ट्रिक टॉपिक में भी होता है, और गुरुत्वाकर्षण में भी होता है, ग्रेविटेशन में भी होता है। तो वहाँ पर वो तो टर्म सिमिलरली यहाँ पर एक जैसा है, तो मैं उसको यहाँ पर ला के आपके सामने तुरंत रख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप गौर से देखेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए, समझ गए गौर अच्छा से। चलिए अब मैं जरा सा चेंज करता हूँ, आपके सामने लाइव में ये भी एक टर्म आएगा,
गुरुत्वीय विभव, ये भी एक टर्म आएगा। इसका मतलब दुनिया में जहां जहां विभव शब्द है वह विभव शब्द कार्य से जुड़ा होगा, वर्क से जुड़ा होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, चार्ज को लाने में जो कार्य होगा, और गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जहाँ होगा वहाँ मास को, द्रव्यमान को, वस्तु को लाने में जो कार्य होगा ये, लेकिन दोनों विभव शब्द जो है वो कार्य से जुड़ा हुआ है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो कार्य होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यूनिट मास को लाने में जो कार्य होगा, इकाई द्रव्यमान के वस्तु को लाने में जो कार्य होगा, वहाँ गुरुत्वीय विभव कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो गुरुत्वीय विभव, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव आपका क्या है, इसका डायमेंशन निकालना चाहेंगे। यहाँ भी वही बात होगा, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अनंत, अनंत से m मास का कोई बॉडी है, बॉडी का मास आपका यहाँ पर m है, ये कोई वस्तु है, इसका मास आपका m है, इसको इन्फिनिटी खिसका कर यहाँ पर लाते हैं, तो इसको लाने में जो वर्क होगा उस वर्क को यहाँ पर W मान लेते हैं। तो इस बिंदु तक लाने में जो वर्क होगा यहाँ पर गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि m मास के वस्तु को लाने में, m kg के द्रव्यमान के वस्तु को लाने में यदि कार्य W हो रहा है, तो सर 1 kg के वस्तु को लाने में जो कार्य होगा वो W/m हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से कहेंगे। तो इस तरह से यदि शब्द आपके पास आएगा गुरुत्वीय विभव का डायमेंशन, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला जो आपका हो जाएगा, आप गौर से देखिएगा, वर्क बाय मास, कार्य बटे द्रव्यमान। तो कार्य हो गया आपका, वर्ड में लिखना चाहेंगे, लिखेंगे कार्य, इंग्लिश में लिखेंगे वर्क, m हो गया द्रव्यमान। इकाई द्रव्यमान के वस्तु को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी कार्य को कहते हैं गुरुत्वीय विभव कहते हैं। और यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा आपका mL2T-2, और द्रव्यमान का हो जाएगा m। तो भाई मेरे m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको लिखना है m0L2T-2, ये हुआ आपका गुरुत्वीय विभव का डायमेंशनल। तो आपको मैंने विभव शब्द जो आया, पोटेंशियल शब्द जो आया, वो कहाँ कहाँ यूज होगा एक साथ बता दिया, और दिमाग में इसको सेट रखिएगा। यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क होगा तो उसको कहेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यूनिट मास को, इकाई द्रव्यमान को लाने में जो कार्य होगा उसको गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। मतलब पोटेंशियल विभव शब्द वर्क से जुड़ा हुआ है, चाहे वो चार्ज को लाएं या किसी वस्तु को लाएं, लेकिन वस्तु का मास 1 kg है, यूनिट मास है, तो गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। चार्ज का वैल्यू +1 कूलम है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो ये बात समझे होंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। ये आपका हुआ गुरुत्वीय विभव का डायमेंशन आपके सामने मिल गया। तो चलिए आप ध्यान रखेंगे, आप m को रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव करके भी लिख सकते हैं। आप L2T-2 लिख देंगे, इसको कोई गलत नहीं कहेगा, अंडरस्टूड है। जो टर्म नहीं आया इसका मतलब उसको पावर 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या में पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ तक लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको लिख लिए, तब मैं आपके सामने अब
विद्युत में से जुड़ा हुआ दूसरा टर्म लाते हैं और आप लोगों से मैं पूछूंगा और आप लोग जवाब देने का कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? आपको मैंने सिखाया था अभी तुरंत विद्युत विभव के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, उसका डायमेंशन आपको याद कर लेना है तुरंत, क्योंकि तो उसका यूज हम करवाएंगे। और विद्युत चैप्टर में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आप लोगों ने देखा था प्रतिरोध, आप लोगों ने एक चीज देखा था, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस देखा था, याद है? हाँ सर याद है। तो वह प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जो है, वो रेजिस्टेंस का आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, प्रतिरोध का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने टर्म आ रहा है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का विमीय सूत्र आपको बताना है क्या होगा। डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस ये आपको जानना है, सीखना है। चलिए जल्दी से आप लोगों का मैं जवाब देने का इंतजार करूंगा। आप बच्चे लोग जल्दी जवाब देने का कोशिश करिए, क्योंकि ये शब्द आपका जान पहचान का है, आप लोग इसको खूब अच्छा से सुनते हैं, समझते हैं, देखे भी हैं। तो आप बच्चे जल्दी से जवाब देने का कोशिश कीजिए, देखते हैं हमारे कितने प्यारे प्यारे बच्चे इसका जवाब दे पा रहे हैं। सोच रहे हैं आप लोग? चलिए मैं अब बताता हूँ। आप लोगों ने अपने लाइफ में एक चीज पढ़ा होगा। हाँ सर बोलिए, क्या पढ़े हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था, आप याद करोगे, V इक्वल टू R इंटू आई, ये शब्द आपने पढ़ा है। V इक्वल टू R इंटू आई है, यही R जो आपका है रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है तुम्हारा R, ये R प्रतिरोध है। तो इस R का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो आप लोग कहोगे V बाय आई। अब आप यहाँ पर से गौर से देखोगे, ये आपका है V हुआ तुम्हारा विभव, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रिक करेंट। तो अब R का डायमेंशन बताना है आपको, डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो आप गौर करके देखना, R रेजिस्टेंस है तो इसको कहोगे आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव। आई है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट आपका यहाँ पर है। आइए गौर से देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करेंट हिंदी हो गया। जो बच्चे लिख रहे हैं जरूरी है, भूल जाते हैं तो लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक करेंट विद्युत धारा, मतलब विभव बटे धारा। शॉर्टकट में कहें विभव बटे धारा कहेंगे तो हम लोग इस तरह से कहेंगे, प्रतिरोध बराबर विद्युत विद्युत विभव, विद्युत विभव
बटे विद्युत धारा। आप लोग जवाब दे रहे हैं कि नहीं? मैं यहाँ लिख के मैं आपका देखूंगा कितने लोगों ने सही सही जवाब दिया। अब कहेंगे प्रतिरोध का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी तो देखा था आपने। यदि याद रखना होगा, जो चीज़ लिखते जा रहे हैं वो हमें याद रहना चाहिए। यह हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बाय इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, आई या ए लिख सकते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। आई या ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए। तो इसका जवाब आपका हो गया यहाँ पर ml2 e माइनस 3 I माइनस 2। ये आपका हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, प्रतिरोध का, ये हो गया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, विद्युत विभव कहेंगे या विभवांतर कहेंगे, तो ये आपका इस तरह से हो गया। अब हम लोग देखेंगे गौर से, विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का डायमेंशन सेम होता है। जैसे मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, लंबाई का डायमेंशन एल बोलेंगे, लंबाई के अंतर का भी डायमेंशन क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। तो एक्चुअली ओम्स लॉ ने कहा यहाँ पर विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस बताया है। तो डायमेंशन लिखने में हम विद्युत विभव लिख के बनावे या विभवांतर लिख के बनावे, दोनों सिमिलर होगा। विभव का अंतर या विद्युत विभव, पोटेंशियल या पोटेंशियल का डिफरेंस, दोनों का डायमेंशन आपका सेम हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब हम लोग रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाला, ये आपको याद रहना चाहिए। आप लोगों ने निकाला था, गौर से देख के बताइए। तो श्वेता कुमारी ने मैसेज को डिलीट कर लिया, क्या लफड़ा है बाबू? कल भी आप आए थे, वैसे लिख लिख के मिटाते थे भरदम। मिथुन कुमार, लगता है गलती हो गया था क्या रे? कृष्णा ने कहा मेरा सही है सर, बहुत अच्छा बात। आनंद कुमार, आई पावर 2 नहीं देना है, -2 देना पड़ेगा। मिथुन कुमार, डिलीट क्यों कर देते हैं? डिलीट नहीं करना है, मैसेज रहने दीजिए, हम देखेंगे कैसे। लिख के आप डिलीट कर दीजिएगा, फिर हमको देखने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर बात। जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं कंटिन्यू, वो सीख रहे हैं, इन्होंने ये डायमेंशन निकाल के सिखाया। तो ये आपका फार्मूला हो गया, डायमेंशन फार्मूला आपने निकाल लिया। आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर लिख कर तब इधर आए थे और इसका यहाँ फार्मूला लिखा। तो आपके सामने स्टेप दे दिए फार्मूला, यहाँ सोचिए और आपके यहाँ पर आप जवाब दीजिए। तो पहले मैं वहाँ फार्मूला दे दिया और यहाँ पर उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया आपके। अब हम लोग और न्यू टर्म पर चलते हैं, आइए गौर से समझने का कोशिश करेंगे। विद्युत से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका डायमेंशन का आपको ज़रूरत है और आपको सीखना भी है। तो चलिए, अब एक टर्म आपके सामने आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो थोड़ा सा सोचने का कोशिश करेंगे। आपका ये पूरा ये जो टर्म अभी बोल रहे हैं विद्युत से जुड़ा हुआ है, चूँकि डायमेंशन मुझे सिखाना है इसलिए ये सब शब्द आ रहा है। भविष्य में फिर से आपके 12th क्लास में जाएंगे, इस चैप्टर आएगा, उसमें ये सब टर्म आएगा। लेकिन हमको जब डायमेंशन सीखना है, जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि 12th का टर्म है कि 11th का टर्म है, लेकिन फिजिक्स का टर्म है ना, तो है तो डायमेंशन पूछा जाएगा आपसे। तो जितना भी कॉमन टर्म है जिसका यूज फिजिक्स में बार बार होता है, उसका डायमेंशन आपको यहाँ पर अभी सीख लेना है। मैं स्टेप भी सिखाता हूँ, वो टर्म क्या है वो भी सिखा रहा हूँ और उसका डायमेंशन भी निकालने बता रहा हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना प्यार से उसको सीख पाते हैं या सीखने का कोशिश करते हैं।
तो चलिए आपको यहाँ पर कोशिश करना है। न्यू टर्म आपके सामने आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश वर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह इंटेंसिटी शब्द आपको फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा। साउंड का इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी, करंट का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत जगह ये शब्द यूज होगा। अभी जो प्रेजेंट टाइम में इंटेंसिटी शब्द है, ये देखोगे चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे विद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, बल से रिलेटेड ये टर्म आपका इंटेंसिटी है, तीव्रता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो तीनों फील्ड में यह इंटेंसिटी वर्ड यूज होता है। तो क्या ये यूज होता है, गौर से समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उस पर जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, उस गुरुत्वीय क्षेत्र, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 1 kg का कोई वस्तु रखेंगे और उस 1 kg पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस फोर्स को कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 kg आएगा तो वहाँ गुरुत्वीय शब्द होगा, ग्रेविटेशनल शब्द यूज होगा। 1 कूलम चार्ज होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक शब्द यूज होगा। बस ये याद रखिएगा। तो कहता है सपोज करो, इस टर्म को हम लोग पहले देखते हैं, तब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो पहले इस टर्म का फार्मूला जानेंगे तब ना डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। एक बार तो सुन लीजिए गौर से, तब फिर हम लोग करेंगे। गौर से देखिएगा, क्या देखना है कि सर यहाँ पर देखा जाता है कोई भी आवेशित कण को आप लेते हो और उसके बगल में कोई दूसरा आवेशित कण ला के रखते हो, तो एक आवेशित कण दूसरे आवेशित कण को या तो आकर्षित कर लेगा या विकर्षित करेगा। कब होता है, जैसे देखोगे 2 ठो प्लस रहेगा, प्लस प्लस 2 ठो रहेगा, या 2 ठो माइनस माइनस रहेगा। तो आपको ध्यान देना है इन दोनों के बीच विकर्षण लगेगा। विकर्षण इंग्लिश में कहते हैं रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये भी दोनों के बीच में वही विकर्षण लगेगा, रिपल्सन होगा। अब यहाँ पर देखो एक चांस है, एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, तब आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, आकर्षण होगा, इंग्लिश में कहेंगे इसको अट्रैक्शन होगा। समझना है गौर से, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो प्लस माइनस है, तो जो प्लस प्लस है उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्वजातीय आवेश, स्वजातीय आवेश बोलते हैं इसको। दोनों का नेचर एक ही जैसा है। इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइक चार्ज, लाइक चार्ज बोलते हैं। तो लाइक चार्ज जहाँ जहाँ होगा वहाँ विकर्षण लगेगा, फैलेगा दोनों, और जहाँ प्लस माइनस होगा उसको कहेंगे विजातीय आवेश, विजातीय आवेश हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश वर्ड होता है लाइक, अनलाइक चार्ज कहते हैं इसको। तो अनलाइक चार्ज जहाँ होगा वहाँ आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स होगा, और जहाँ पर स्वजातीय होगा वहाँ विकर्षण बल लगेगा। इतना बात आपने समझा। अब ये बात यदि आपको दिमाग में आया तो भाई मेरे, यदि यहाँ पर एक चार्ज है
उसके बगल में दूसरा चार्ज लाएंगे तो या तो आकर्षण बल लगेगा या विकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा। कोई भी फोर्स लगे लेकिन फोर्स तो लगेगा, उसको विद्युत विद्युत बल कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। तो यदि कहीं पर एक चार्ज पहले से है तो उसके चारों तरफ का एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र, क्योंकि उसके अंदर दूसरा चार्ज लाएंगे तो आकर्षित या विकर्षित करेगा। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम का आवेश लाएंगे, 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, उस पर जितना फोर्स लग जाएगा उसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी शब्द, तीव्रता शब्द बल से रिलेटेड है, और पोटेंशियल विभव शब्द वर्क से रिलेटेड है। इसलिए विभव स्केलर क्वांटिटी है और इंटेंसिटी तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ये सब बातें और बहुत डेप्थ में आगे जाके होगा। अभी मुझे डायमेंशन के लिए डायरेक्ट आपको शब्द को समझाकर फार्मूला देना है, फार्मूला देकर डायमेंशन फार्मूला लिखवाना है। तो चलिए यहाँ पर सपोज करते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पहले से है, तो इसके चारों तरफ आपका एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान दोगे, विद्युत क्षेत्र बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज यहाँ पर रखते हैं, प्लस क्यू नॉट मान लेते हैं सिंबल। तो इस पर यह बल कुछ ना कुछ लगाएगा, यह भी प्लस था, यह भी प्लस था, विकर्षण बल लगाएगा इस दिशा में, इस दिशा में विकर्षण बल लगाएगा, मान लेते हैं इस दिशा में बाहर की ओर। तो सर आप बच्चे देखना गौर से, इस आवेश के कारण इस पर बल लगा, तो बल कितना लगा F, और वो बल किस पर लगा, पी पॉइंट पर जो चार्ज है, पी पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर बल लगा। कितना बल लगा आपका, वो बल लगा F। एरो का देने का मतलब हुआ कि वो सदिश राशि है, इसलिए उसमें एरो दिया गया। सिर्फ परिमाण लिखना है तो एरो हटा सकते हैं। तो क्यू नॉट पर बल लगा F, तो 1 कूलम पर बल कितना लगेगा आप सारे बच्चे बता सको हमको। जैसे वो बल निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ पर जो आपका सोच होगा कि सर प्लस क्यू कूलम आवेश चार्ज, आवेश चार्ज पर बल जो लगेगा, फोर्स जो लगेगा, वह फोर्स कितना होगा, वह फोर्स मैं मान लेता हूँ आपका F लगता है। तो प्लस 1 कूलम पर फोर्स कितना लगेगा, तो ध्यान देंगे गौर से, F बटे क्यू नॉट बोलेंगे, मतलब या क्यू बोलेंगे, जो भी बोलें, क्यू नॉट देते हैं यहाँ पर। तो F बटे क्यू नॉट जो हुआ, इसको ही कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है। तो इसका जवाब देने के लिए पहले उसका फार्मूला होना चाहिए। तो इसका फार्मूला तो आपने देख लिया अभी तुरंत, यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर जो देखा आपने, शॉर्ट में खाली लिख देते हैं इंटेंसिटी, आप लोग समझ जाइएगा छोटा वर्ड करने के लिए। इंटेंसिटी बराबर आपका हो जाएगा F हुआ फोर्स, Q हुआ चार्ज, फोर्स बाय चार्ज हो गया आपका। हिंदी में बोलेंगे तीव्रता, किसका तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, बल बटे आवेश बोलेंगे यहाँ पर। तो अब बल को आप समझते हो,
आवेश को भी आप समझते हो। तो जब आप दोनों को समझ रहे हो तब उसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा बल का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 और आवेश का हुआ IT। सॉल्व करिएगा, इसका जवाब हो गया MLT-3, I ऊपर चला जाएगा I-1, या आप लिख सकते हो MLT-3 A-1, ये भी लिख सकते हो। तो चलिए, ये हुआ आपका डायमेंशन। क्या आप लोगों ने लिखा था? क्या आप लोगों ने इसको लिखा था? नहीं। लिखा आप लोगों ने? सही सही, जल्दी से बताइए। जैसे फार्मूला देखिए, आप लोग तुरंत डायमेंशन फार्मूला लिख के बताइए। पहले सबको मैं समझाने का कोशिश कर रहा था, तब फिर फार्मूला पर आया था। तो चलिए, जब चाहेंगे आप, बहुत मेहनत है, बहुत सारा डेप्थ में जाना है, सब बताना चाहेंगे तो 100 शब्द पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो वो 100 शब्द पर फोकस जो होगा, आपको होमवर्क दे के ही करवाना होगा, क्योंकि सभी को एक एक करके करना संभव नहीं है। आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अब जैसे मैं यहाँ से कुछ टर्म को लेकर आ गया, विद्युत से जुड़ा हुआ टर्म बहुत है, यदि मैं लेके चलूँ तो चलते रह जाऊँगा, अनंत हो जाएगा। अब देखेंगे, एक होता है दो आवेशों के बीच सर बल कितना लगता होगा। उस बल का मान बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने उसके फार्मूला को बताया है। कूलम साहब, जो देखते हो आवेश का SI मात्रा कूलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, आप जो बोलते हैं वो कूलम किसी साइंटिस्ट का नाम है। और उस साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया है, नियम दिया है, उस नियम के आधार पर ही हम लोग दो आवेशित कणों के बीच बल को कैलकुलेट करते हैं, बल को के मान को निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग उसी पर फोकस करते हैं। तो एक शब्द हमारे पास आएगा कूलम फोर्स, यहाँ तक याद रखिएगा। अब हम लोग कूलम फोर्स के मान पर चलते हैं, और उसके लिए कूलम साहब ने क्या नियम दिया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम कांस्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अभी आपको इसका महत्व पता नहीं चलेगा, जब आगे 12th क्लास में जाइएगा तब ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कूलम्ब नियतांक का द्विमीय सूत्र को लिखना है, इसका जवाब हम लोग को ढूंढना है। तो पहले सर वो कूलम कांस्टेंट है क्या, कूलम नियतांक क्या है, वो जानेंगे। वो जानने के बाद हम लोग उसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो आइए गौर से सीखने का कोशिश कीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल में जो कंसेप्ट आपको दिए थे एक दिन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने में जो कंसेप्ट दिया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। वहाँ पर द्रव्यमान शब्द यूज होता था, यहाँ पर आवेश शब्द यूज होगा। तो थोड़ा सा मेहनत का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट ईमानदारी से आपको एक चीज़ सिखा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो गो आवेशित कण आपके पास है, इसका नाम है A और दूसरा आवेशित कण है B। A और B दो आवेशित कण है, इस पर आवेश चार्ज, इंग्लिश में होता है चार्ज, इस पर आवेश है Q1 मान लेते हैं, और इस पर जो आवेश है वो उसको मैं मान लेता हूँ Q2 मान लेता हूँ।
दोनों को प्लस में मान लीजिए तत्काल, और ये दोनों जो है उस दूरी से अलग है, और वो दूरी कितना मान लेते हैं, आर हो गया, डिस्टेंस दूरी, दोनों के बीच की दूरी हो गया आर हो गया। मतलब ये दूरी जो आर है आपका कहाँ से कहाँ तक है, इस दोनों के सेंटर से, दोनों आवेशित कण के सेंटर से उसका दूरी कितना है वो आपको देखना है, और वो दूरी आपका है, आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियर रूप से आर दूरी है। तो कूलम्ब साहब ने कहा कि दोनों के बीच जो बल लगेगा वो बल फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का मान हम मान लेते हैं एफ। इस एफ के मान के लिए कूलम्ब साहब ने नियम दिया था, वो क्या दिया था हम लोग यहाँ पर जानेंगे। कूलम्ब्स लॉ मैग्नेट में भी यूज होता है, कूलम्ब्स लॉ चार्ज के लिए भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी है, दोनों जगह कूलम्ब साहब ने नियम दिया है। यहाँ पर अभी हम लोग विद्युत के बारे में, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि दोनों के बीच जो ये बल लगता है ना बाबू, ये बल का जो मान है, बल का मान दो चीज़ों पर निर्भर करता है, नहीं तीन चीज़ पर निर्भर करता है। एक पहला तो वो दोनों का आवेश का मान, चार्ज का वैल्यू कितना कितना है, Q1 और Q2 सिंबल दिए हैं, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 20 कूलम, कुछ भी हो सकता है। तो वो चार्ज का मान घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बल का मान भी चेंज होगा। और दूरी, दोनों को नज़दीक में रखेंगे बल लगेगा कुछ, दूर करेंगे बल घटने लगेगा, फिर नज़दीक लाएंगे फिर बल बढ़ने लगेगा, फिर दूर करेंगे बल घटने लगेगा। मतलब बल का मान, फोर्स का वैल्यू दोनों के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरी बात है उन्होंने कहा था इसके बीच में कोई न कोई माध्यम होगा। तो आवेशित कण को मैंने यहाँ रखा, तो बीच में क्या है, अभी हवा है नहीं है, तो ऐसा करेंगे एक दीवार के इस पार में चार्ज, दीवार के दूसरे तरफ में दूसरा चार्ज रखेंगे, तो दोनों के बीच में दीवार आएगा। वो दीवार प्लास्टिक का हो सकता है, वो दीवार लोहा ईटा का हो सकता है, वो पत्थर का हो सकता है, वो दीवार जल में भी रख सकते हैं, बर्तन में जल है, इस पार में एक तो दूसरा इस पार में रख दिए तो उसके बीच में जल भी हो सकता है। मतलब उसके बीच में मीडियम जो होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव गैस दोनों हो सकता है। तो वो माध्यम को यदि बदलते जाएंगे तो भी बल का मान बदल जाता है। तो बल का मान तीन बातों पर निर्भर किया, पहला बात पर चार्ज पर निर्भर करता है, चार्ज पर, दूसरा बात कहा उन्होंने दूरी पर, डिस्टेंस पर, और तीसरा बात उन्होंने कहा मीडियम पर, दोनों के बीच कौन माध्यम है। ये बल तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। इस तीनों को मिला जुला के उन्होंने तब स्टेटमेंट दिया था, एक्सपेरिमेंट के बाद, अपने प्रयोग के बाद स्टेटमेंट क्या दिया था उन्होंने। पहला बात कहा था बल जो है दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों के आवेश का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दोनों का चार्ज जितना भी है उसका प्रोडक्ट लेंगे, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ परिमाण चाहिए। तो ये दूसरा बात उन्होंने कहा था एफ जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण में भी नियम में यही है, न्यूटन साहब ने भी यही नियम दिया था, सिर्फ वहाँ पर आवेश हटाकर द्रव्यमान था, और यहाँ पर आवेश है। कूलम्ब लॉ में और न्यूटन लॉ का ग्रेविटेशन लॉ में, दोनों में बस इन्होंने चार्ज के लिए बताया कूलम्ब साहब ने, और न्यूटन साहब ने मास के लिए बताया था, द्रव्यमान के लिए बताया था। लिखने का तरीका दोनों का सेम, वहाँ भी आपको बताया था मैंने। ये जो नियम हुआ सेकंड वाला, इसको कहते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम इसको यहाँ पर बोलते हैं हम लोग। अब इन दोनों को एक साथ बताइए, ये दोनों ने
पहले आवेश के लिए बोला, फिर उसके बाद दूरी के लिए बोला। मीडियम पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट उसके लिए उन्होंने कोई फार्मूला नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये भले कहा कि मीडियम पर भी डिपेंड करता है, उसके लिए उन्होंने बाद में उस पर चर्चा किया। तो दो स्टेटमेंट को यदि आप बच्चों लोग एक साथ कंबाइन करके सोचो कि दोनों को एक साथ कंबाइन कर दोगे तो आपको एक नया चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा, गौर से देखिए तो यहाँ पर नया चीज़ मिलेगा, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अब एफ को प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल में बदलो, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आता है। अब यही के जो है आपका, यही के कहलाता है कूलम्ब कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है, ये कूलम्ब कांस्टेंट कहलाता है। कूलम्ब कांस्टेंट आपका ये कहलाता है। तैयार है बाबू लोग, ये क्या हो गया कूलम्ब कांस्टेंट। अब कूलम्ब कांस्टेंट का फॉर्मूला जब मिल गया यहाँ से, तब आपको कहेंगे के बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। अब इसको वर्ड में लिखना चाहेंगे, शब्द में लिखना चाहेंगे, एफ हुआ फोर्स, हिंदी में लिख देते हैं बल, इंग्लिश मीडियम में समझ जाइएगा। आर हुआ दूरी, डिस्टेंस, दूरी का स्क्वायर बटे चार्ज गुना चार्ज, चार्ज स्क्वायर, आवेश स्क्वायर। अब आपको जल्दी से इसका डायमेंशन बता के बताना है। अब बताइए कूलम्ब कांस्टेंट के का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। फार्मूला मैं आपको दे दिया, उसका डायमेंशन फार्मूला आपको बताना है। अब देखते हैं सबसे पहले कौन, सबसे पहले किसका जवाब आता है डायमेंशन फार्मूला बताने में, सबसे पहले कौन, जल्दी से मैं देखना चाहूँगा। फार्मूला मैंने आपको दे दिया, तो चलिए आइए जल्दी से आप देख लीजिए। तो बाबू लोग, आप लोग को समय लगेगा, 10 बज चुका है, आपको और ट्यूशन जाना होगा, तो जल्दी से मैं ही कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट। तो आपका जवाब हो जाएगा, बल है, बल का डायमेंशन फार्मूला MLT-2, दूरी डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है L, तो L हो जाएगा 2। चार्ज का हम लोगों ने देखा था IT, पावर है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए आप। तो यहाँ पर हो जाएगा सर, या यहाँ पर देखोगे चार्ज का IT होता है, स्क्वायर है, यहाँ पर पावर कितना है 2 है, यहाँ पर भी दूरी का पावर 2 है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर I2T2 करेंगे और ऊपर ले जाएंगे तो आप डायरेक्ट कर दोगे M, L ऊपर में पहले से एक है, नीचे में भी ऊपर में एक और यहाँ पर है, L पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, L पावर 3 हो जाएगा। अब T -2 ऊपर में है, नीचे में +2 है, ऊपर ले जाइएगा तो -4 हो जाएगा। और I यानी 2 है, ऊपर में नहीं है, ऊपर जाके हो जाएगा I -2। तो ये आपका हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो आपने देख लिया बाबू लोग। तो अब ये देखिए, ये टर्म आपको ऊपर में पहले लिखा हुआ था, मैंने फिर से लिखा, हिंदी नहीं लिखा। जब एक लाइन का एक बार हिंदी इंग्लिश लिख दिए हैं तो फिर दोबारा लिखें, कोई एक भी लिख देते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। इतना सा आपको ब्रेन लगाना होगा, थोड़ा सा तेज चलना होगा। तो ये पर हो गया ML3 T-4 I -2। संतुष्ट है, क्लियर है। तो चलिए आइए, हम लोग क्लास को पूरा देख लिए, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे मिलके, और जो भी बच्चे आपके समूह में ग्रुप में दोस्त हैं उसको जल्दी बताइए और कहिए ऑनलाइन क्लास पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सच, सबसे बड़ा सच यही है, कल को किसी ने नहीं देखा है। आज वक्त बर्बाद नहीं करना है,
कॉलेज खुलेगा, सोचेंगे, विचार करेंगे, तब तक समय आपका जा रहा है। तो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज खुलने के बाद वो उतना स्टेप आगे रहेंगे, और जब आप शुरू करेंगे तब तक वो बच्चे बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो इसीलिए आप बच्चों से कहना है कि अभी जो सुविधा मिल रही है, दिल से, दिमाग से, उसको मन से अप्लाई कीजिए और मन से उसको ग्रहण करने का कोशिश कीजिए, तभी आप आगे खड़े रहेंगे। जो बाद में सोचेंगे वो पीछे खड़ा रहेंगे। तो चलिए, पूरा दिन शुभ हो। फिर हम लोग मिलते हैं पुनः 23 घंटा के बाद, नई एनर्जी के साथ, नई उमंग के साथ। आज आपको पीडीएफ दूसरा भेजेंगे जो आसानी से आपका खुल जाए और आप होमवर्क बना सकें। ठीक है, ओके।